अगर फुल स्केल वॉर हो जाती है जो हमारी जनरेशन ने कभी भी नहीं देखी, वो भी आज के मॉडर्न वेपन्स के साथ, तो क्या होगी सिचुएशन। हम वैसे हमेशा आपको फैक्चुअल वीडियोस बताते हैं, ये भी फैक्ट ही है, पर ये अभी हो नहीं रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम आपको एक ऐसा वीडियो बताएं कि अगर मान लीजिए फुल स्केल वॉर होती है तो फिर क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। रूपी क्रैश कर जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा सा हुआ भी था जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था। रशिया और इजराइल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, इकोनॉमी तो क्रैश कर ही जाएगी। खास तौर पे जो लोग आप स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाते हो, आप इमेजिन करो कि ये भी डाउन ही जाएगा। एंड इनफैक्ट इतने ज्यादा क्रैश कर सकते हैं कि उसको रिकवर करने में सालों लग जाएंगे। अब आप कहोगे कि यार रशिया और इजराइल के तो वापस आ गए। देखो, आप इन दोनों देशों के साथ तो कंपेयर मत करो। रशिया के पास ऑयल है, वो डिफेंस मैन्युफैक्चर है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है इस पर्टिकुलर वॉर में। इनफैक्ट कहीं ना कहीं तो ये पर्टिकुलर देश वॉर से प्रॉफिट ही करता है। इजराइल की बात करो तो वो तो परपेचुअली वॉर पे ही रहती है। एंड इजराइल के पास है उसके पॉपा यूएसए में, जो उसको इनफाइनाइट मिलिट्री एड देते रहते हैं। इनफैक्ट एड देते रहते हैं, उससे उनकी इकोनॉमी भी चल जाती है, उनका मिलिट्री एक्सपेंसेस भी होते रहते हैं। हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाया जाएगा, विच वुड मीन लेस स्पेंडिंग ऑन आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्फ्लेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ये और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट तो आउट ऑफ हैंड ही जा सकती है। फूड प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिनके पास पैसे हैं वो पैसा लेके देश छोड़ने लगेंगे। बहुत सारी कंपनीज जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देती हैं, अगर यहाँ पे माहौल सही नहीं रहेगा तो वो भी जाने लगेंगे। बिकॉज इंडिया इतना बड़ा देश है। अभी तक तो जो लोग अफेक्ट हो रहे थे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट से, वो बॉर्डर के पास ही थे। आप उनसे ही पूछ लीजिए, उनको डे टू डे क्या खास तौर पे रात में नींद भी आती होगी? जब रात में ब्लैकआउट हो चुका है, सायरन बज रहे हैं, कहाँ बम गिरेगा, क्या फटेगा, इतनी अनसर्टेनिटी है, क्या उनको अच्छे से नींद आती होगी? कैसा होता है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो एलओसी के दोनों साइड्स पर हैं, वहां कितनी मौतें हुई हैं। आई नो ऑफ समवन, उसने ये पर्टिकुलर पोस्ट डाला था, सुनिए वो क्या कहता है। वो बताता है कि वॉर की स्थिति में आपके पास सिर्फ 2 घंटे हो अपने घर में सब कुछ रैप अप करके जाने के लिए, और आपको पता भी ना हो आप फिर वापस आओगे या नहीं। साथ में वो पोस्ट में और भी चीजें बताता है, पर आप उनसे पूछो कि जब बम फूटता है ना तो कैसा लगता है। और ये पर्टिकुलर न्यूज कवरेज न्यूज लॉन्ड्री का जरूर चेकआउट कर लेना। इसका टाइटल है, जो लोग सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहे हैं वो एक बार बॉर्डर पे आकर लड़े, तब आपको पता चलेगा वॉर कैसी होती है। अभी आपको भले ही लगता हो कि अगर वॉर होगा तो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा टू जम्मू एंड कश्मीर, पर ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, एनीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऑलरेडी सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। अगर और चीजें बढ़ती हैं तो होम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। आप कहीं देख तो लो फोटोज वीडियोस के लेबनान, सीरिया, गाजा में क्या हो रहा है। आपको एग्जांपल मिल जाएगा कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो किस टाइप का डैमेज होता है। और जितने भी लोग कह रहे हैं ना वॉर चाहिए वॉर चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, आप ये पर्टिकुलर 2 डॉक्यूमेंट्रीज ही देख लो। ये बेसिकली बताती हैं आफ्टर मैथ ऑफ वॉर, नॉट इवन ड्यूरिंग द वॉर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ये 10 मिनट तक ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री देखो और आपका गला ना सूखे तो बताना। और अगर आप मान लीजिए फिजिकली अफेक्ट भी ना हो, मेंटली कोप करना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश में ऑलरेडी मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहले तो जैसे अभी चल रहा है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे ही टारगेट किया जाएगा, फिर उसके बाद सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, इन सब पे बात आ जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके शहर का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्या आप बिजली के बगैर रह पाओगे? डैम्स भी ब्लो अप हो सकते हैं, सिटीज जो है ना एकदम फ्लड हो जाएंगी, फूड राशन हो जाएगा। जो इतना साल लगा है आपके पूरे शहर को बनाने में, वो यूं मिनटों में तबाह हो जाएगा। और जहां तक साइबर अटैक्स का सवाल है, कुछ भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करना मुश्किल हो जाएगा। कोई मीडिया कवरेज नहीं होगी, कोई इंटरनेट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। ये जो वॉर्स है ना, ये होते हैं वॉर्स ऑफ एट्रिशन, एंड ये बहुत लंबे चलते हैं। आप रशिया यूक्रेन का ही एग्जांपल ले लो। कहाँ सोचा था कि रशिया तो इतना बड़ा देश है, यूक्रेन को यूं तबाह कर देगा। आज 3 साल हो गए हैं, अभी तक तो नहीं खत्म हुआ है वो वॉर। इजराइल पैलेस्टाइन को देख लो, वो तो खैर वॉर भी नहीं है, वो तो एक जेनोसाइड ही है। एंड इजरायलीज, जिनको हम मानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल आर्मीज है, वो एक गाजा में हमास को नहीं हरा पा रही, जिसके पास ना कोई एयर डिफेंसेस हैं। वो तो इनफैक्ट एक मिलिशिया है, आर्मी भी नहीं है। यूएस इराक वॉर 2003 में चालू हुआ, 2011 में खत्म हुआ। एंड मैं फिर से बताता हूँ, आज की डेट में तो कॉन्फ्लिक्ट इतनी छोटी है, जो नॉर्थ में ही हमारे एयरपोर्ट्स हैं वही बंद हो गए। कितना बिजनेस का नुकसान हुआ है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोगों को बोल दिया है अंदर रहो, बिजनेस सफर होता है, स्कूल नहीं जा पाएंगे आपके बच्चे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कोई पर्सनल लिबर्टी नहीं रह जाएगी। ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, ये सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रहता, ये कब आपके घर तक पहुंच जाएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे। मैं तो खुद ही बताता हूँ कि इतने टाइम से हम बाहर के वीडियोस देख रहे हैं कि ईरान में ये हो गया, इजराइल में ये हो गया, सीरिया में ये हो गया, गाजा में ये, लेबनान में ये, ऐसे एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। पर जब आज के डेट में वो हमारे घर तक पहुंच गया है, ये कितना स्कैरी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्या हो सकता है। दोनों देशों के पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि वो कभी भी किसी भी सिटी को टारगेट कर सकती है। इससे पता है क्या होगा, अगर एक भी सिटी को बॉम्बार्ड किया मिसाइल से, लाखों लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनके पास घर नहीं होगा। आपने इतनी मेहनत करके जो घर बनाए ना, एक चुटकी में वो सब खत्म, आपकी पूरी फैमिली तबाह हो सकती है। बहुत मुश्किल है ना इसको इमेजिन ही करना। जी हाँ, वॉर ऐसा ही होता है। अगर एक अटैक हुआ एक सिटी पे, यू नो व्हाट विल दिस रिजल्ट इन? कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, खाना नहीं आ पा रहा, पीने तक को पानी नहीं मिलेगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। आपको पता है आपके शहर में ही कितने बॉम्ब शेल्टर्स हैं? अगर सायरन बजेगा तो आप कहाँ जाओगे, आपको पता है?
अभी जब हमारे यहाँ मॉक ड्रिल्स ही हुई थी तब पूरा शहर को एकदम डार्क कर दिया था, सायरन्स बज रहे थे। उसी को देख के ऐसा माहौल हो गया था, कहाँ बम गिरेगा, किस पे गिरा, कुछ नहीं पता रहेगा। रोज के रोज इतनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, जो आपको बोरिंग लाइफ लगती है ना अभी, वो जन्नत लगेगी। और अगर आप फिर भी सर्वाइव कर गए तो इमेजिन करो कि अगर आपका शहर है, अगर उस पर बॉम्बार्डमेंट होती है, पूरा शहर ब्लो अप हो जाएगा एशेज में। ना बच्चों के स्कूल बचेंगे, ना प्लेग्राउंड बचेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं बचेंगे, कोई ऑफिस नहीं, लोगों के घर तबाह, हर तरफ डेड बॉडीज ही होंगी, हवा इतनी खराब हो जाएगी कि सांस भी नहीं ले पाओगे आप। और अगर आप सर्वाइव भी कर गए बॉम्बिंग्स, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ वैसी रहेगी जैसी थी। आपकी टीवी मीडिया आपको जितना बताते रहे, हाँ इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्गर मिलिट्री है, इतनी पावर है, ये सब सच। पर आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास कोई आर्मी नहीं है, उनके पास कोई डिटरेंस नहीं है? जो पिछले 3-4 दिन में हुआ है, ये उस बात का सबूत है कि अगर आप अटैक करोगे तो सामने वाला भी अटैक करेगा, टेट फॉर टैट चलेगा। और ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान के पास भी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, वो कोई ऐसा कोलैप्स नहीं हो जाएगा। और जो कोई भी ऐसा सोचता है आज के डेट में, बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। रिजल्ट तो ये होगा कि हमें मिलेगा कुछ नहीं, डेथ और डिस्ट्रक्शन होगी दोनों साइड्स पे। और अगर इंडिया कुछ भी ऐसा रिडिकुलस कर दे, जैसे कि टीवी न्यूज वाले बताते हैं, इनफैक्ट वो तो बताते हैं कि ऑलरेडी कर ही दिया, कराची में बॉम्बार्डमेंट कर दी, लाहौर ले लिया, ये सब बकवास बताते हैं, इस्लामाबाद तक पहुंच गए। और जैसा ये एडवाइस करते हैं ना कि हाँ हम कराची पोर्ट का ब्लॉकेड कर सकते हैं, ये इतनी ज्यादा डेंजरस बात है। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान छोटा देश है हमसे, उसकी आर्मी, कन्वेंशनल आर्मी हमसे थोड़ी छोटी है। इसीलिए तो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब में इन्वेस्ट किया है कि अगर कोई भी काम आप ऐसा करोगे जिससे उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, उसके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेंगे तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता है। और ऐसा तो उनके खुद डिफेंस मिनिस्टर भी कहते हैं। एंड इनफैक्ट हमारे टीवी न्यूज को तो ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है। इन 11 सालों में हमने बहुत कुछ गवा दिया। कमाया तो कुछ नहीं, गवाया बहुत ज्यादा। जो गवाया वो था हमारा पड़ोस, नेबर्स। मोदी जी ने एक पॉलिसी बनाई थी नेबर फर्स्ट, लेकिन नेबर फर्स्ट नहीं, नेबर लास्ट हो गई वो। संकट के समय पड़ोसी काम आता है। पड़ोसी आप बदल नहीं सकते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान भी। इस मैप को देखें तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अगर लेफ्ट वाला मैप देखें तो हमें आइडिया लगेगा कि इंडिया के पड़ोस में, अगर इंडिया के मैप के हिसाब से देखें तो अफगानिस्तान भी पड़ोसी है, लेकिन अगर रियलिटी के तौर पर देखें तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी नहीं है। फिर साथ में पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नीचे बॉर्डर तो नहीं लगा, लेकिन श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी और मालदीव्स भी है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो लेकिन एक कश्मीर को देखें तो ये हमारा कश्मीर का नक्शा है। नक्शा सिर्फ कागज के ऊपर है। जो नीला रंग है वो सारा लद्दाख का एरिया है और जो पीला रंग है वो सारा कश्मीर है। लेकिन इस कश्मीर में बहुत सारा हिस्सा और लद्दाख का बहुत सारा हिस्सा जो है वो हमारे पास नहीं है। जैसे कि इस तस्वीर में अगर आप देखें तो एलओसी नाम की एक रेखा आपको नजर आ रही है कश्मीर के मैप पे, जिसमें लेफ्ट में जो येलो पार्ट है एलओसी के लेफ्ट पे वो पाकिस्तान के पास है, लेकिन हम उसे पीओके लिख नहीं सकते क्योंकि वो फिर भारत सरकार जो है ऑब्जेक्शन ले लेती है। और एलओसी के ऊपर जो नीला पार्ट है गिलगित बाल्टिस्तान, वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है, जिसको पीओके का हिस्सा कहा जाता है। उसी में शाक्सगैम वैली भी है, उसी के साथ मिक्स होकर सियाचिन ग्लेशियर भी आता है, जिसके लिए फाइट चलती रहती है। एक और रेखा आप यहाँ पर देखेंगे, लाइन जिसका नाम है एलएसी, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। उसके ऊपर एक एरिया है अक्साई चिन। तो अक्साई चिन भी पूरा का पूरा है तो भारत का, लेकिन चाइना के कब्जे में है 1962 के बाद। तो ले दे के अगर आप पाएंगे तो मुश्किल से 2/3 जो है लद्दाख हमारे पास है, जो 2/3 ही नहीं बल्कि आधे से भी कम लद्दाख हमारे पास है। आधे से ज्यादा लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चिन दोनों मिलाने से चला जाता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और सीओके यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। और कश्मीर का भी एक बड़ा हिस्सा जो है, लेफ्ट की लाइन, पीली लाइन निकाल दो तो वो भी चली जाती है। तो हमारे पास ले दे कि कितना बचता है, 50% भी नहीं है, 50% से भी थोड़ा सा कम ही हो। अगर इसी मैप को लेके चले तो हमने एक चीज तो साबित कर दी कि नेबर फर्स्ट करते करते नेबर लास्ट हो गए और हमने एक एक करके अपने सारे पड़ोसी गवा दिए। पाकिस्तान पहले ढुलमुल था 10-11 साल पहले, तो हमने न सिर्फ अपने नेबर्स गवाए बल्कि अब हमने जो लद्दाख का एरिया है, जो मेजर लद्दाख का एरिया है, अब हमने वो भी गवा दिया। अगर यहाँ पे देखो तो आपको ये फिर से मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ तस्वीर। लद्दाख का जो एरिया अगर आप पाएंगे जो कि ब्लू कलर का, एलओसी और एलएसी के बीच में जो ब्लू एरिया है सारा इंडिया का लद्दाख है, और जो अक्साई चिन एरिया है वो चाइना का है, और जो गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान का है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये एरिया बहुत सेंसिटिव है। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात और लद्दाख में पेशरफ्त ने भारत के अंदर हलचल मचा दी है, जबकि दिनेश वोरा की ताजा वार्निंग ने नई दिल्ली की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। क्या भारत टूट फूट की तरफ बढ़ रहा है? सेंसिटिव इसलिए है कि इसके एक साइड में तो आपका पाकिस्तान है और एक साइड में चाइना है, और दोनों ही एक सबसे हमारे दुश्मन। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर लद्दाख में जो हमारे भाई बहन रहते हैं लद्दाखी, वो एक दीवार है चीन और भारत के बीच में और साथ में पाकिस्तान और भारत के बीच में। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है लद्दाख की। अगर कारगिल और लेह दोनों मिला लो तो मुश्किल से 3 लाख है, लेकिन ये 3 लाख क्या है कि रॉक ऑफ जिब्राल्टर है।
ये 3 लाख लोग, कारगिल तो अधिकतर 99% शिया मुस्लिम्स हैं और लेह के अंदर ज्यादा करके जो है वो बुद्धिस्ट हैं। तो साहब ये रॉक ऑफ जिब्राल्टर है, हमारे संगी साथी हैं, ये हमारे 100% नहीं 1000% देशभक्त आदमी हैं के देशभक्त इंडिया के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। इनकी जो आपकी सो कॉल्ड रेजिमेंट्स में जहां लद्दाखी काम करते हैं, इसमें कारगिल के भाई बहन भी हैं और लेह के भाई बहन भी हैं। ये वो लोग हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे जंग लड़ सकते हैं, ऊंचाई पे 15,000 फुट पे 18,000 फुट पे आराम से लड़ाई लड़ सकते हैं। इनकी सांस नहीं फूलती। हमारे जैसे लोग तो जाएंगे, सांस फूल जाएगी, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या आप इन 3 लाख लोगों को नाराज कर सकते हैं? यही तो वो लोग हैं जो दीवार बनके खड़े हो जाते हैं चीन और भारत के बीच में, या पीओके और भारत के बीच में, और पक्के देशभक्त। और अब तो बहुत बड़े बड़े जो टीवी पे आने वाले कमेंटेटर हैं, जिनको अक्सर ही समझा जाता है कि वो सरकार की बात करते हैं, चाहे उसमें मेजर गौरव आर्या हो या ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल जीडी बख्शी हो, वो भी इनका साथ देते नजर आ रहे हैं कि भैया, और वो तो यहां तक कहते हैं कि आपने लद्दाखियों को आज तक दिया क्या है? उनके साथ सिर्फ सौतेला व्यवहार किया आपने। आज से 80 साल से, पिछले 75 साल से आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है और कुछ नहीं किया आपने। और उनका कहना था कि हर मुसीबत के टाइम पे ये डट कर खड़े रहे हैं। ये सीधे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, इनको नाराज मत करो। अब ये लोग इतना रेस्ट्रेंट शब्दों में क्यों बात कर रहे हैं? जिनकी मैंने बात की है, ये इतने सदैव शब्दों में क्यों बात कर रहे हैं आजकल? ये क्यों लद्दाख के लोगों के साथ खड़े हैं? क्या ये उस डैमेज को, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए खड़े हैं जो हो चुका है ऑलरेडी? क्योंकि दिल्ली ने लद्दाख के सीने पे गोली तो मार दी ना। लद्दाख तो हमारा मुकुट है इंडिया का भाई, टॉप पे। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने माथे पे गोली मार दी वहां पे। हो सकता है मोदी शाह को लगता होगा कि बंदूक की नोक पर हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसी बंदूक की नोक पर क्या कश्मीर को हम कंट्रोल कर पाए पिछले 80 साल में? क्या हम टेररिज्म को कंट्रोल कर पाए? सवाल है ना अल्टीमेटली। आपने नेबर्स तो सारे गवा दिए अपने। मैंने कहा ना, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, वो हमारे साथ नहीं है ज्यादा, वो सिर्फ दिखाएंगे थोड़ा बहुत। एक हफ्ते के अंदर अंदर वांगचुक जैसा आदमी जो देशभक्त है, आतंकवादी बन गया। उसके पाकिस्तान से कनेक्शन है, उसके आतंकवादियों से कनेक्शन है। वो भारत का उल्टा पलट करना चाहता है। यार वो एक आदमी इतना पावरफुल हो गया। वो तो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इनोवेटर है भाई। पिक्चर बनी है उसके ऊपर तो भाई पूरी की पूरी 3 इडियट्स। अचानक से वो आदमी इतना खतरनाक हो गया। अच्छा, उसको रखा कहां है मालूम है आपको? जोधपुर की जेल में। जोधपुर की जेल फेमस है जहां पर खूंखार आतंकवादियों को रखा जाता है। खूंखार कर दीजिए साहब, पूरे इंडिया को डिस्टर्ब घोषित कर दीजिए साहब, क्या फर्क पड़ता है? बाकी जो बची हुई स्टेट्स हैं जिनके ऊपर आपका रूल नहीं चलता, साउथ इंडिया बड़ा सेंसिटिव है साहब, यूटी में बदल दीजिए, बंदा खत्म हो जाएगा। और नॉर्थ में जो बचे हुए हैं, सिक्किम में हो गया या अरुणाचल हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वो भी कर दीजिए। आप ही सब जगह रूल कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं तश्तरी पे सजा के लद्दाख पाकिस्तान और चीन को सौंप दिया। पाकिस्तान तो खैर जो डैमेज करेगा तो करेगा, लेकिन जो चीन जो डैमेज करके जाएगा वहां पर लद्दाख में, अनप्रेसिडेंटेड, सोचकर डर लगता है।